टू स्प्रिंग्स हैव देयर फोर्स कांस्टेंट एज K1 एंड K2। दो स्प्रिंग है, दोनों के फोर्स कांस्टेंट आपको दिए हैं, एक का K1 है और एक का K2 है। K1 बड़ा है। व्हेन दे आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स से उनको स्ट्रेच किया गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि वर्क डन के बारे में पूछ रहे हैं। तो जो भी वर्क डन किया गया होगा वो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो गया होगा। तो जो वर्क डन होगा वो हाफ KX² ही तो होगा, यही होगा। अब इसमें कह रहे हैं फोर्स सेम है, तो फोर्स तो KX हुआ। तो इसको एक थोड़ा सा फॉर्मेट बदल सकते हैं इसका, ताकि फोर्स के टर्म्स में आ जाए। एक के से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा हाफ K² X² अपॉन K, और KX होगा आपका फोर्स, तो ये आपका बना F² अपॉन 2K। ये वर्क डन होगा, यही उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। ठीक। अब क्या दोनों केसेस में वर्क डन बराबर होगा? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? फोर्स तो दोनों केसेस में सेम है, एफ तो दोनों केसेस में सेम है, बट ये जो के है वो दोनों केसेस में अलग है, K1 K2 है। तो जिसका के ज़्यादा होगा उसका वर्क डन कम होगा। तो K1 जो है वो K2 से बड़ा है। इसका मतलब वन केस में जो वर्क डन होगा वो W सेकंड केस में जो वर्क डन होगा उससे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ज़्यादा वर्क डन कौन से केस में हो रहा है? सेकंड केस में। मोर वर्क इज डन इन केस ऑफ सेकंड स्प्रिंग, सी पार्ट। ए बॉडी ऑफ मास 3 kg अंडर ए फोर्स विच कॉजेज ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको दिया और 2 सेकंड का वर्क डन पूछ रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे और वेलोसिटी की हेल्प से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे और वही वर्क डन हो जाएगा। तो फिर से कर लेते हैं इसको। जो वेलोसिटी आपकी आएगी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये T² आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी अगर पूछी जाएगी, टाइम की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। और अगर फाइनल वेलोसिटी पूछी जाएगी एट द टाइम ऑफ 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के बाद कितनी होगी, तो टाइम की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। अब 0 से लेकर 2 सेकेंड तक में आपसे वर्क डन पूछा गया, तो वर्क डन क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। तो ये आपकी आ गई 24 जूल, डी पार्ट। The adjoining diagram shows the velocity versus time plot for a particle. The work done by the force on a particle is positive from, किस सेक्शन में पॉजिटिव होगा? तो जहाँ वेलोसिटी बढ़ रही होगी, जहाँ उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, जहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, वहाँ पे वर्क डन जो होगा उस फोर्स का पॉजिटिव होगा। तो जो बढ़ने वाला सेक्शन है वो मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, AB। ए से लेकर बी तक जो वेलोसिटी है का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है, स्पीड उसकी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ रही है, तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। बाकी इसमें कोई वर्क डन नहीं होगा। बी से सी में वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है तो वहाँ कोई वर्क डन नहीं होगा। सी से डी में स्पीड घट रही है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है, वर्क डन नेगेटिव होगा। डी से ई में कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन 0 होगा। तो हमसे पूछा कि वर्क डन पॉजिटिव कौन से केस में होगा, तो वो होगा A to B। The relationship between the force and position of a body is as shown in a figure. The work done in displacing body from x is equal to 1 meter to x is equal to 5 meter will be। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया और 1 से लेकर 5 सेकंड तक का वर्क डन पूछा है। तो हम एरिया निकालेंगे। एरिया अंडर FX ग्राफ जो होता है वो वर्क डन होता है, लेकिन कहाँ से? 0 से 5 नहीं, 1 से 5। अक्सर इसमें गलती हो जाती है। तो 1 से 5 मतलब आप यहाँ से ये वाला एरिया कैलकुलेट करना शुरू करोगे, ये, और फिर ये वाला एरिया, और ये वर्क डन होगा। निकाल लेते हैं। पहले तो ये आपका एक रेक्टेंगल है, तो 1 जो है उसकी विड्थ है और 10 उसकी हाइट है, तो 1 इंटू 10, 10 जूल, तो ये हो गया प्लस। फिर एक ये भी एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर दिख रहा है बट ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी जो वर्टिकल साइड है वो आपकी 5 है और जो हॉरिजॉन्टल साइड है वो आपकी 1 है, तो 5 जूल वर्क डन ये हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ये निगेटिव एरिया है तो ये -5 जूल वर्क डन हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये ट्रायंगल का एरिया है, तो प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपका 1 यूनिट है और हाइट आपकी 10 यूनिट है, तो ये -5 प्लस 5 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 और 10 15 जूल का वर्क डन हो गया। 1 सेकंड से 5 सेकंड, सॉरी 1 मीटर से 5 मीटर के बीच में 15 जूल का वर्क डन है, बी पार्ट। ए फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस एज शोन इन ए फिगर। F और X का आपको ग्राफ दिया है
और आपसे वर्क डन पूरे पूछ रहे हैं 0 से 8 मीटर में। तो ढंग से देखो इस ग्राफ को, 0 से लेकर 4 मीटर तक फोर्स जो है वो पॉजिटिव रहा है, तो ये वाला जो एरिया होगा ये वर्क डन हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। और 4 से लेकर 8 तक फोर्स नेगेटिव जा रहा है उसी पैटर्न में, तो ये वाला जो एरिया है ये नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक, तो नेट वर्क डन अगर पूछा जाएगा 0 से लेकर 8 तक तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया, जितना पॉजिटिव वर्क डन उतना ही नेगेटिव वर्क डन। तो नेट वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ए पार्ट। द वर्क डन बाई ए फोर्स, फोर्स आपको दिया है ए कांस्टेंट है वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x स्क्वायर जे कैप, और ए जो है वो कांस्टेंट है, एक्स और वाई जो आपके मीटर्स, एक्स और वाई जो है वो आपके एक्स और वाई एक्स वाई जेड एक्स वाई एक्सिस हैं जो मीटर्स में है। और पाथ आपको ये दिया गया है कि आप ओरिजिन से इस तरह से जा रहे हो, फिर उधर जा रहे हो, फिर उधर जा रहे हो और वापस ओरिजिन पे आ जा रहे हो, एक सर्कुलर पाथ है। तो पूछ क्या रहे हैं आपसे इसमें, आपको वर्क डन निकालना है, उस सर्कुलर पाथ का क्या निकालना है, वर्क डन। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या आने वाला है। ठीक है, वर्क डन निकालना है। तो पहली बात तो ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है, और जब वेरिएबल फोर्स होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स डी वाई डी जे, कुछ भी हो सकता है। और 2 डायमेंशनल है तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप हो जाएगा, 3 डायमेंशनल होगा तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, इस तरह से हो जाएगा। तो हमारे केस में ये 2 डायमेंशनल सेटअप है, तो हम इसको लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक, तो फोर्स की अगर हम वैल्यू डालेंगे तो डाल ही लेते हैं, ए कांस्टेंट है बाहर लिख देते हैं, तो ये आपका आ रहा है वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x स्क्वायर जे कैप, और इसका हम डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप के साथ। तो ये आपका इंटीग्रेशन बनेगा वाई स्क्वायर के साथ तो आ जाएगा डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर के साथ आ जाएगा डी वाई, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, वाई स्क्वायर के साथ डी एक्स और 2x स्क्वायर के साथ क्या बनेगा आपका डी वाई। अभी इंटीग्रेशन हमें सेटल करना है। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन है ये हमको सेटल करना है, तो ये इंटीग्रेशन हम सेटल करेंगे पाथ के हिसाब से। ठीक है, ऐसे तो जनरल तो सिंपली ये है नहीं। ठीक है, तो हम पाथ के हिसाब से, जैसे मान लिया ओरिजिन से 0,0 से ये ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक का निकालेंगे, फिर ए से बी तक का निकालेंगे, फिर बी से सी तक का निकालेंगे और सी से वापस ओरिजिन तक का निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओ से लेकर ए तक के पाथ की। ठीक, उसमें ये इंटीग्रेशन कितना होगा। तो सबसे पहली बात, जब आप उस एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट तो हो गया 0, ढंग से समझना है। आप एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो तो वहाँ वाई कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। दूसरा बात, वाई में डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वाई में होने वाला चेंज डी वाई भी 0 होगा। यानी ओ ए पाथ की जो खास बात है वो ये है कि आप एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0, और वाई में कोई चेंज भी नहीं है तो डी वाई भी क्या हो गया 0। तो जब आप y की वैल्यू 0 डालोगे और यहाँ dy की वैल्यू 0 डालोगे तो ये सब कुछ 0 ही हो जाएगा। यानी OA पाथ में जो वर्क डन होगा वो आपका हो गया 0, WOA लिख देते हैं इसको। ठीक, अब हम कौन से पाथ की बात करेंगे, AB पाथ की। आराम से समझते रहना आपको। ठीक है, AB पाथ में अगर आप देखोगे उसमें x कोऑर्डिनेट फिक्स है, और जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू है d, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट फिक्स है तो dx कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन में dx की वैल्यू 0 डालोगे तो पहला टर्म 0 हो गया, और x कोऑर्डिनेट फिक्स है तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है d। तो ये जो इंटीग्रेशन है वर्क डन का वो सिंप्लीफाई होके ये बनेगा 2d स्क्वायर dy, और y की लिमिट, y आपका 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, d तक जा रहा है, तो y जो है वो 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ये d तक जा रहा है। तो ये आपका बनेगा 2ad स्क्वायर, तो ये हो ही गया, और इंटीग्रेशन dy y हो जाएगा, और लिमिट्स डालेंगे तो फिर एक d आ जाएगा। तो इसका जो वर्क डन आ गया वो हो गया 2ad क्यूब। ये दूसरे पार्ट का वर्क डन है जो कि हम ए से लेकर बी तक जाने की प्रोसेस में हैं। अब तीसरा जो हिस्सा है वो है बी से लेकर सी तक जाने का हिस्सा। अब बी से लेकर सी तक जाने का हिस्से में एक्स में मूवमेंट हो रहा है, एक्स जो है वो डी से 0 हो रहा है, एक्स की लिमिट डालेंगे डी से 0, एक्स में मूवमेंट हो रहा है।
बट वाई में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, वाई की वैल्यू डी है, तो इस केस में वाई की वैल्यू है डी, एक बात, और जो डी वाई है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई में कोई चेंज नहीं है। तो डी वाई जीरो करने का मतलब ये है कि जो सेकंड टर्म है वो जीरो हो गया और वाई की वैल्यू डी, तो ये जो वर्कडन आया आपका वो आपका आ जाएगा ए इंटीग्रेशन डी स्क्वायर डी वाई, लेकिन वाई सॉरी डी एक्स, लेकिन x की जो लिमिट है वो आपकी d से लेकर जीरो है। इसी ग्राफ में देखोगे आप तो वो d से लेकर जीरो है, तो लिमिट आप d से लेकर कहाँ तक डालोगे, जीरो तक डालोगे। तो ये आपका आ जाएगा ए डी स्क्वायर और x की लिमिट डालेंगे तो जीरो माइनस डी, तो ये वर्कडन आ गया माइनस ए डी स्क्वायर माइनस ए डी क्यूब। ये तीसरे हिस्से का वर्कडन है, BC का वर्कडन। ठीक, अब बात करते हैं C से O की वापस आने की, वापस इस पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें x कोऑर्डिनेट जीरो है, एक बात, और x में कोई चेंज भी नहीं हो रहा, तो dx भी आपका जीरो है। तो अगर आप x भी जीरो डालोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा और dx जीरो डालोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो इसका जो पूरा ही वर्कडन जीरो हो जाएगा। तो आपके पास चारों पाथ के इंडिपेंडेंट वर्कडन अब आपको मिल गए हैं। पहले हिस्से का वर्कडन जीरो था, दूसरे हिस्से का वर्कडन ए डी क्यूब था, तीसरे हिस्से का वर्कडन माइनस ए डी क्यूब था और चौथे हिस्से का वर्कडन फिर से जीरो आ गया। तो जब नेट वर्कडन निकालोगे इन साइक्लिक प्रोसेस तो ये आपका ए डी क्यूब बचेगा। ठीक, और ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता तो दो चीज़ें होती, पहली बात तो वर्कडन इन ए क्लोज पाथ जीरो आ जाता, और दूसरी बात कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ये जो इंटीग्रेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता, ये सॉल्व हो जाता, आपको यहीं सॉल्व हो जाता। ठीक है, ऐसे इंडिपेंडेंटली हमको एक एक पार्ट का निकालना नहीं पड़ता। ठीक है, और जब हम निकालते भी तो वो नेट वर्कडन कितना आता, जीरो। तो ये जो फोर्स है आपका, जो फोर्स मेंशन किया है ये कैसा फोर्स है आपका, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्कडन बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ कैन नॉट बी जीरो। इसका नेट आंसर आएगा आपका ए डी क्यूब। डी पार्ट। इसी जैसा एक और एग्जाम्पल है, ये 32 जो क्वेश्चन है, ढंग से समझना है। ये फोर्स आपको दिया गया माइनस के टाइम्स वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और एक्स एक्सिस तक लेके जा रहे हैं उसको, एक्स एक्सिस पे लेके जा रहे हैं ए कॉमा जीरो पॉइंट तक, उसके बाद वाई एक्सिस के पैरेलल लेके जा रहे हैं ए कॉमा ए पॉइंट तक। ठीक है, तो अगर हम बनाए तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। जीरो कॉमा जीरो से हम स्टार्ट करेंगे इसको, और यहाँ से हम एक्स एक्सिस पे लेके आए, ये पॉइंट क्या है आपका ए कॉमा जीरो, और फिर यहाँ से आप इसको वाई एक्सिस के पैरेलल लेके जा रहे हो किस पॉइंट तक, तो पॉइंट होगा ए कॉमा ए, और वर्कडन पूछ रहे हैं, आपको फोर्स दिया है। ठीक है, फोर्स वेरिएबल है तो वर्कडन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जो वर्कडन आपका आएगा वो इंटीग्रेशन एफ कितना है, तो एफ माइनस के तो मैंने बाहर लिख लिया है, और अंदर बचा आपका वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो ये आपका आ गया माइनस के, तो ये भारी है, अंदर आपका आया इंटीग्रेशन के साथ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब इस इंटीग्रेशन में खास बात ये है कि इसको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी इंटीग्रेशन डी एक्स वाई। एक्स और वाई का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो यही फॉर्मेट आएगा, देख लेते हैं, आप अलग से देख सकते हो इसको, डी एक्स वाई। तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का लॉ लगेगा इसमें, फर्स्ट इंटू सेकेंड का। पहले हम फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को कुछ नहीं कहेंगे, तो सेकंड को हमने कुछ नहीं कहा और एक्स को डिफरेंशिएट किया तो डी एक्स आ गया, फिर प्लस लगाएंगे, फिर अब हम फर्स्ट से कुछ नहीं कहेंगे यानी एक्स से हम कुछ नहीं कहेंगे और वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा। तो ये बना वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो डी ऑफ एक्स इंटू वाई। और जब कोई इंटीग्रेशन इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे ये पता लगता है, अगर इससे दो चीज़ें पता लगती हैं। पहली बात कि जो फोर्स होगा आपका, जो आपका फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा,
और वर्क डन बाय दैट फोर्स विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या थी। और अगर ऐसा कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन पूछ लिया जाए क्लोज लूप में, तो वो डेफिनेटली जीरो होगा। तो इसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि आपको बस इनिशियल कोऑर्डिनेट चाहिए कि 0,0 से चला वो, और कहाँ से चला, किधर पहुँचा, फिर कहाँ से कहाँ टर्न हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ ये मतलब होगा कि इनिशियल कोऑर्डिनेट 0,0 है, फाइनल कोऑर्डिनेट a, है। तो इसमें लिमिट 0,0 से डाली जाएंगी डायरेक्ट a, तो ये आपका इंटीग्रेशन बनेगा -kxy, और लिमिट 0,0 से a, अब दोनों लिमिट एक साथ पढ़ेंगे इसमें, तो ये आपका आंसर बनेगा -ka²। ये होगा वर्क डन बाय दैट फोर्स, सी पार्ट। A uniform chain of length 2 meter is kept on a table such that length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table। ठीक है, 60 सेंटीमीटर हैंग कर रही है और 1 मीटर 40 सेंटीमीटर जो होगी वो टेबल पे ही होगी, और टोटल मास जो दिया है वो 4 kg है। और जो बची हुई चेन है, द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल, जो कुछ चेन तो टेबल पे है ही, जो रिमेनिंग जो हैंगिंग चेन है उसको भी टेबल पे खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। मान लीजिए ये टेबल का हिस्सा है एक, और यहाँ पे ये एक चेन है, ये चेन है जो कुछ हिस्सा जिसका टेबल पे है और कुछ हिस्सा क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। जो हैंगिंग पोर्शन है वो 60 सेंटीमीटर है, तो कितना मास हैंग कर रहा होगा, तो 2 मीटर, ढंग से समझना, 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर अगर चेन है, उसका टोटल मास आपको दिया है 4 kg। तो 60 सेंटीमीटर चेन का मास कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 × 60/200। तो ये आपका आया 1.2 kg, ये इसका मास हो जाएगा। ठीक, अब इस चेन को हम ऊपर खींच रहे हैं, टेबल पे ऊपर खींच रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि जो हैंगिंग जो हिस्सा टेबल पे है वो तो टेबल पे ही है, उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज होगा नहीं। जो हैंगिंग पोर्शन है वो आपका खींच के टेबल पे पहुंच जाएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी राइज कर जाएगी। तो वर्क डन बाई जो पर्सन होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होगा, वो होगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हैंगिंग पोर्शन। अब हैंगिंग पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी, तो फॉर्मूला तो mgh होता है। बट एच क्या लेंगे, तो एच 60 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, क्योंकि ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चेन में, तो हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट उठाएंगे इसमें। और सेंटर ऑफ मास जो राइज करेगा ऊपर, वो 30 सेंटीमीटर, वो 60 सेंटीमीटर नहीं, वो सिर्फ कितना राइज करेगा, 30 सेंटीमीटर। तो वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन, तो वो फॉर्मूला लगने वाला है mgh। m कितना दिया है, तो m दिया है आपका 4 kg, g की वैल्यू 10 मान लेते हैं, और h 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3, तो ये 12 जूल आपको वर्क करना पड़ेगा। सॉरी, m की जगह m आपका हमने निकाला है, ये 4 kg तो टोटल मास था, m है आपका 1.2 kg, g की वैल्यू 10 और h कितना है आपका 0.3, तो ये एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये आपका 3.6 जूल आंसर आ रहा है। इतना वर्क करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी पे बेस्ड है, बट उसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, उसमें जनरल है, जैसे कि मास m है, लेंथ l है, और कितना हिस्सा हैंग कर रहा है, तो 1/3 हिस्सा जो है वो हैंग कर रहा है। 1/3 लेंथ हैंग कर रही है, इसका मतलब 1/3 मास भी हैंग कर रहा होगा, और उसको ऊपर खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसको, mgh, m कितना होगा, तो 1/3 होगा मास, क्योंकि 1/3 हिस्सा हैंग कर रहा है, m g, और h कितना होगा, तो l/3 हिस्सा हैंग कर रहा है, बट उसका सेंटर ऑफ मास तो l/6 पे होगा, आधे पे होगा, तो l/6 राइज होगी सेंटर ऑफ मास की हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो h आएगा वो आपका l/6 आएगा। तो ये जो वर्क डन आया वो आपका कितना आया, mgl/18, इतना वर्क करना पड़ेगा। और ये स्मॉल m कुछ नहीं है, ये सारे कैपिटल M ही है, मास कैपिटल M ही दिया है, तो कैपिटल M लिखेंगे आप हम इसको,
कैपिटल mgl by 18, डी पार्ट। Work done in time t on a body of mass m which is accelerated from rest to speed v in time t1। रेस्ट से v स्पीड गेन करिए t1 टाइम में, तो इससे हम एसलेशन निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, एसलेशन कितना आ जाएगा, तो एसलेशन आ जाएगा v माइनस 0 अपॉन टाइम t1। ठीक है, तो यानी एसलेशन आपका मिल गया v बाई t1। और ये पूछ रहे हैं किसी जनरल टाइम t में कितना वर्क डन होगा, वो आपको निकालना है। तो बहुत आसान है, जो वर्क डन होगा वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो जीरो होगी, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो किसी जनरल टाइम t में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी u प्लस ए टी, यू तो जीरो है, प्लस ए टी ये वेलोसिटी होगी, उसका स्क्वायर माइनस जीरो। तो ये जो वर्क डन आया किसी जनरल टाइम t में, तो ये आ जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वर्क डन हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आप डाल सकते हो v अपॉन t1, तो ये आपका आया m वी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2t1 का स्क्वायर। डी पार्ट। A particle is moving along a straight line, its displacement time graph shown in figure। एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया है। ठीक है, तो पहले स्ट्रेट लाइन है, फिर ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है दो हिस्सों में। पहले स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, फिर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड जैसी शेप है, फिर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड जैसी शेप है। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। इनसे वेलोसिटी के बारे में हम समझते हैं क्या होगा। तो पहले केस में वेलोसिटी बढ़ रही है, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इसकी जो स्लोप होगी वो होगी वेलोसिटी। तो पहले केस में स्लोप कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या हुई, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। ठीक है, पहले केस में वर्क डन क्या हो गया आपका, जीरो। ठीक, दूसरे केस में स्लोप जीरो है। ठीक है, दूसरे केस में स्लोप क्या है, जीरो है। तो स्लोप अगर जीरो है तो वेलोसिटी जीरो हुई, और वेलोसिटी जीरो हुई तो लगातार वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हुई, तो वर्क डन भी कुछ नहीं होगा। तो दूसरे केस में भी वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, जीरो से t1 में वर्क डन जीरो है, t1 से t2 में भी वर्क डन जीरो है। एक मोमेंट पे बस झटका लगा होगा t1 पे, वहाँ पे एब्रप्टली स्लोप चेंज हुई है तो एक इम्पल्स लगा होगा, और बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए होगा, ऑलमोस्ट जीरो इन्फिनिटली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होगा इम्पल्स, और अचानक से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहले जो पॉजिटिव वेलोसिटी थी वो अचानक से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो वहाँ एक इम्पल्स लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरे इंटरवल की बात करें, जैसे जीरो से t1, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, तो वर्क डन जीरो हो गया। दूसरे केस में भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो पे कांस्टेंट है, जीरो है वेलोसिटी और वो कांस्टेंट है, तो उसमें भी कोई वर्क डन नहीं हो रहा। हाँ, तीसरे केस में वेलोसिटी जो स्लोप जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, स्पीड बढ़ती चली जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, तो तीसरे केस में वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। और चौथे केस में स्लोप लगातार कम होती चली जा रही है, स्लोप लगातार कम होती चली जा रही है, तो वेलोसिटी लगातार कम होती चली जा रही है, काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जा रही है, तो वर्क डन कैसा होगा उसका, नेगेटिव। तो पहले दो केस का जीरो है, और तीसरे केस का आपका पॉजिटिव है, और चौथे केस का आपका कैसा है, नेगेटिव है। ठीक, तो आप मैचिंग खुद से कर लेना।